हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान केमिस्ट्री का आज हम लोग पार्ट 27 देखने वाले हैं। काफ़ी शानदार क्लास होगा आज का, आप लोग जरूर पूरा क्लास देखिएगा। आज हम लोग गैसीय नियम यानी कि गैस के जो नियम है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हमने आपको 26 पार्ट तक बताया है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 26 पार्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका आगे जो बीपीएससी का 67वीं बीपीएससी का जो प्री होने वाला है दिसंबर में और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोगों को काफी इससे लाभ मिलेगा। और इसमें मैं आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, साइंस कोई रटने की चीज नहीं है, ये बस आपको समझना है। देखिए, गैस का नियम, तो इसमें 3 साइंटिस्ट थे। गैसीय नियम जो है वो 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग नियम दिया था। तो एक नियम है बॉयल का नियम, जो कि साइंटिस्ट का नाम बॉयल है, तो बॉयल्स लॉ यानी कि बॉयल का नियम था। दूसरा जो नियम है इसी में, दूसरा नियम है वो है चार्ल्स का नियम। आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा नियम क्या है, चार्ल्स का नियम। आप इसको मैं यहाँ पर छोटा करके आपको बताता हूं कि ये जो है ये चार्ल्स का नियम, आप देख रहे हैं यहाँ पर चार्ल्स का नियम है, ठीक है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है गै-लुसैक का नियम, जिसको कि दाब का नियम भी बोलते हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से तीनों नियमों को देखेंगे और भी आगे बहुत कुछ है, आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखते रहना है। चलिए फर्स्ट नंबर टॉपिक देखते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है बॉयल का नियम। तो ये बॉयल का नियम जो है, इसमें क्या कहा गया था, देखिए इसमें क्या कहा गया था कि स्थिर ताप पर, अगर ताप स्थिर है, अगर ताप स्थिर है यानी कि अगर 25 डिग्री सी टेम्परेचर है तो 25 डिग्री सी ही टेम्परेचर लेना है, कम या ज्यादा नहीं करना है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है? व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर x y का व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, x व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह 1/y, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा और x घटेगा तो y बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के विपरीत होता है दोनों। तो क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ पर आयतन और दाब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर हम किसी गैस के दाब को बढ़ाएंगे तो उसका आयतन कम होगा। मान लीजिए पहले किसी गैस का आयतन मान लीजिए इतना था, हम चारों तरफ से इस पर दाब लगाएंगे तो इसका क्या होगा, आयतन कम होगा। क्या होगा, आयतन कम होगा। तो वही कह रहा है कि आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाता है, वह दाब घटाने पर आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो है वो v है, ठीक है, और दाब उसका p है। तो आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1/p हो जाएगा। यानी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा और प्रेशर घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। अगर देखिए, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताया है कि समानुपाती का चिन्ह हटा के अगर हम बराबर डालते हैं तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक डालते हैं वहां पर। तो यहाँ पर नियतांक क्या है, k से हमने गुना कर दिया और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर डाला, जहां k क्या है, एक नियतांक है। अब देखिए, अब हम क्रॉस गुना करेंगे, अगर p को v से गुना करेंगे तो pv बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम निश्चित ताप पर किसी गैस के दाब और आयतन को गुना करेंगे तो वह हमेशा एक समान ही होगा। यानी कि हमेशा वह क्या होगा, एक नियतांक होगा, एक नियत अंक होगा, ठीक है, हमेशा एक समान होगा। अर्थात जैसे P1 V1 बराबर P2 V2, हम प्रेशर कुछ लेंगे तो उसका आयतन जो होगा, तो हम दूसरा प्रेशर लेंगे तो आयतन होगा, दोनों का गुणनफल क्या होगा, हमेशा बराबर ही होगा। अर्थात स्थिर ताप पर किसी
गैस की निश्चित मात्रा के आयतन और दाब का गुणनफल क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है। इसी को यहाँ पर भाषा में लिख दिया गया है, तो इसी को बोलते हैं बॉयल का नियम। ठीक, आपको कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि P1 V1 बराबर है P2 V2, तो किसका नियम है, बॉयल का नियम। इसमें देखिए, इसमें कहीं पर टेम्परेचर नहीं दिख रहा है, यानी कि जो टेम्परेचर यहाँ था वही टेम्परेचर यहाँ भी है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कट जाता है। तो यहाँ पर निश्चित ताप, जो ताप यहाँ था वही ताप यहाँ भी है, तो निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन है वो किसके, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आयतन बराबर क्या होता है, आयतन जो होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टा घनत्व। तो मान लीजिए कि पहले आयतन V1 था, उसका द्रव्यमान D1 था, डेंसिटी घनत्व D1 था, और मास उसका तो बराबर ही है, द्रव्यमान उसका क्या है, बराबर ही है। अब आयतन V2 हो गया, ठीक है, तो उसका घनत्व D2 हो गया, ठीक है, और मास तो वही है। किंतु बॉयल के नियम के अनुसार P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो V1 के जगह पर क्या लगा देंगे, md1, और P2 जगह पर md2, यानी P1 d1 बराबर होता है P2 d2। ये भी आपको फॉर्मूला यहां से आ रहा है। ये जो रिलेशन है वह प्रेशर यानी दाब और घनत्व के बीच रिलेशन है, ठीक है, यानी कि P बट्टा D बराबर हमेशा एक स्थिरांक होगा, ठीक है, यानी P समानुपाती D। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका घनत्व बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा। जैसे देखिए कोई गैस है, हम प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिए कोई लिक्विड में चेंज हो गया, प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ा दिए कोई लिक्विड में चेंज हो गया, तो लिक्विड का जो घनत्व होता है वो हमेशा गैस से ज्यादा होता है। यानी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा, यानी गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। चलिए आगे देखिए, अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है, घनत्व के समानुपाती होता है, लेकिन आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि बॉयल के नियम में जो दाब जो है सो घनत्व के समानुपाती होता है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, चार्ल्स का नियम। क्या है आज का दूसरा टॉपिक, चार्ल्स का नियम। देखिए इसमें क्या कह रहा है, काफी शानदार है, आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बॉयल का नियम क्या था, बॉयल का नियम था P1 V1 बराबर P2 V2, लेकिन चार्ल्स का नियम क्या होता है सो देखिए। और बॉयल के नियम में क्या था कि जो टेम्परेचर था वो स्थिर था, निश्चित टेम्परेचर था, टेम्परेचर को हम कम ज्यादा नहीं कर रहे थे। अब चार्ल्स का नियम क्या कह रहा है, इसमें देखिए स्थिर दाब पर, यहाँ पर दाब को स्थिर किया गया है, तो जो फॉर्मूला आपको आएगा, जो आपको इक्वेशन आएगा उसमें दाब कहीं नहीं रहेगा, जो स्थिर रखा जाता है वो नहीं होता। जैसे देखिए बॉयल के नियम में टेम्परेचर स्थिर था, तो यहाँ पर टेम्परेचर का जिक्र कहीं नहीं है। अब चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर है, तो इसमें दाब का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए यदि किसी दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन V हो, वो परम ताप T हो, तो V समानुपाती T हो जाता है। देखिए इसमें क्या कहने का मतलब हुआ, देखिए मान लीजिए कि किसी गैस का पहले इतना गैस था, इसका आयतन कितना है, इतना दूर फैला हुआ था, ठीक है। अब इसका हम टेम्परेचर क्या कर दिए, बढ़ा दिए, टेम्परेचर तापमान को बढ़ा दिए, तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, ये भी दूर तक फैल जाएगा। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो आयतन है, इसका आयतन वो ताप के समानुपाती होता है। आयतन जो है ताप के समानुपाती, ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, और ताप घटेगा तो आयतन भी घटेगा। तो वही कह रहा है चार्ल्स का नियम कि किसी निश्चित दाब पर, दाब को हम घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, पर टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका आयतन का क्या फर्क पड़ेगा, उसका आयतन टेम्परेचर कम ज्यादा करने पर आयतन भी कम ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो आयतन घटेगा, क्योंकि दोनों समानुपाती है। समझ में आया आपको। अब देखिए अगर हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह डालेंगे, जैसे अगर V बराबर T करते हैं तो V बराबर KT हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बराबर के जैसे लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम इधर लाएंगे तो इधर बट्टा में आ जाएगा। देखिए V बट्टा T बराबर क्या, के यानी कि एक स्थिरांक, यानी इसको हम लिख सकते हैं V1 बट्टा T1 बराबर V2 बट्टा T2। इसको बोलते हैं चार्ल्स का नियम। चलिए आगे देखिए, अब है तीसरा, इसको हम लोग बोलते हैं दाब का नियम या गै-लुसैक का नियम। क्या बोलते हैं, दाब का नियम या गै-लुसैक का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाब का नियम या गै-लुसैक का नियम। गै-लुसैक एक साइंटिस्ट थे।
स्थिर आयतन पर, देखिए पहला में हमने क्या स्थिर किया, पहला वाला बॉयल के नियम में टेम्परेचर स्थिर किया, दूसरे वाला में हमने प्रेशर स्थिर यानी दाब स्थिर किया, अब तीसरे वाला में हम क्या कर रहे हैं, आयतन को स्थिर कर रहे हैं। ठीक है, पहला में टेम्परेचर स्थिर किया, दूसरा में प्रेशर स्थिर किया, तीसरा में वॉल्यूम स्थिर कर रहे हैं। तो स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब, किसी गैस के द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान का जो दाब है उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे अर्थात स्थिर आयतन पर यदि किसी गैस का ताप बढ़ाया जाता है तो दाब भी बढ़ता है, और यदि ताप घटाया जाता है तो दाब भी घटता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि निश्चित आयतन पर किसी गैस के द्रव्यमान का दाब, दाब जो है तो उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, P बराबर करेंगे तो KT हो जाएगा, यहाँ पर K एक स्थिरांक है, अब P बट्टा T करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक हो जाएगा, यानी कि P बट्टा T का मान हमेशा स्थिर ही रहेगा, ज्यादा कम नहीं हो सकता है। अगर हम P और P बट्टा T का निकालेंगे तो हमेशा स्थिरांक में ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 बट्टा T1 P2 बट्टा T2, इसी को बोलते हैं गैल-लुसैक का नियम या दाब का नियम। ठीक है, P1 T2 बराबर P2 T1, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे तो P1 इंटू T2 और T1 इंटू P2 ये भी हो जाएगा, इसको चार्ल्स नियम बोलेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे गैस का अवस्था समीकरण क्या है, गैस का अवस्था समीकरण, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ये होता क्या है। तो किसी पदार्थ के एक स्थिर परिमाण के दाब, ताप और आयतन में संबंध बताने समीकरण क्या बोलते हैं, उस गैस का अवस्था समीकरण बोलते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये, तो किसी पदार्थ के, कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है तो वो उसका स्थिर परिमाण यानी कि स्थिर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्थिर है, हम उस पदार्थ के परिमाण को ज्यादा कम नहीं कर रहे हैं, उसका द्रव्यमान क्या है, स्थिर है, तो उस पदार्थ के दाब, ताप और आयतन में रिलेशन, जो भी इक्वेशन बताएगा, जो भी समीकरण उसके दाब, ताप और आयतन में संबंध बताता है, तो उस इक्वेशन को, उस समीकरण को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का अवस्था समीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी गैस के एक मोल, गैस का एक मोल के लिए बॉयल के नियम के अनुसार P व्युत्क्रमानुपाती उसका आयतन, जबकि T स्थिरांक है। ठीक है, T स्थिर किया था पहले, अब दूसरा में देखिए, और चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, P समानुपाती T, जबकि हमने V को स्थिर किया था। और बॉयल और चार्ल्स के नियमों को, दोनों को एक साथ करने पर, इस ये नियम और ये नियम दोनों को एक साथ करेंगे तो पहला नियम क्या था, P व्युत्क्रमानुपाती 1/V, दूसरा था P समानुपाती T। अब देखिए दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, P समानुपाती T/V, क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ करेंगे तो P समानुपाती T/V हो जाएगा, जबकि T और V दोनों बदलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करें, यदि P बराबर RT/V, तो यहां पर देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि आप देखिए यहां पर कि P समानुपाती T/V है। मैंने बताया था आपको कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म डालते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जैसे ही हम समानुपाती चिन्ह के बराबर डालेंगे तो यहाँ पर R से गुना हो जाएगा, तो P बराबर RT/V, जहाँ R क्या है, एक स्थिरांक है, और इस स्थिरांक को क्या नाम दिया गया है, गैस स्थिरांक नाम दिया गया है। ठीक है, क्या स्थिरांक नाम दिया गया है, R को गैस स्थिरांक नाम दिया गया है, और यह एक सर्वव्यापी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सर्वव्यापी स्थिरांक है, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है, किसी भी गैस के लिए R का मान एक ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, यदि किसी गैस के एक मोल के लिए किसी ताप T1 पर उसका, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए यहाँ पर P बराबर क्या है, RT/V है, तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से R क्या हो जाएगा, R बराबर VP यानी PV/T, क्या हो जाएगा, PV/T, R बराबर क्या हो जाएगा, PV/T। अब देखिए यदि किसी गैस के एक मोल के लिए किसी ताप T1 पर उसका संगत आयतन V1 और दाब P1 हो, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1/T1,
ठीक है, R बराबर P1 V1 बट्टा T1। आगे देखिए, इसी प्रकार किसी गैस के 1 मोल के लिए किसी अन्य ताप T2 पर उसका संगत आयतन V2 और दाब P2 हो तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2 बट्टा T2। किसी ताप T1 पर उसका आयतन V1 और दाब P1 हो तो R यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से R ये आ जाएगा, क्योंकि R बराबर P बट्टा T होता है। तो हमने क्या बताया कि ये जो R है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। R जो है गैस स्थिरांक है और यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कभी बदलता नहीं है। तो जो R का मान यहाँ होगा वही R का मान यहाँ भी होगा, यानी P1 V1 T1 बट्टा P2 V2 T2 जो दोनों बराबर होगा और दोनों जो है सो R के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रूफ मिल गया। तो यहाँ पर देखिए PV बराबर RT, PV बराबर क्या, RT। यहाँ से देखिए आप यहाँ से इसकी निकाल सकते हैं कि ये PV बराबर क्या हो जाएगा, RT, क्रॉस गुना करेंगे तो PV बराबर RT। ये कितना के लिए, 1 मोल के लिए, ये कितना के लिए, 1 मोल के लिए है। लेकिन अगर मोल की संख्या पर n हो जाए तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा, PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। ये 1 मोल के लिए हो गया है, ठीक है, PV बराबर RT और PV बराबर nRT जो है ये n मोल के लिए। इसी को बोलते हैं गैस का अवस्था समीकरण, PV बराबर nRT। क्या होता है, PV बराबर nRT, इसको बोलते हैं गैस का अवस्था समीकरण, जहां पर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है मोलों की संख्या, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे ताप का पैमाना, परम ताप पैमाना क्या होता है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है। ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री C को शून्य माना जाता है। ताप मापने का वह पैमाना, ताप मापने का वह स्केल जिस पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य माना जाता है, परम ताप पैमाना कहलाता है। -273 डिग्री C को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप कहने का मतलब हुआ कि इस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का आयतन जो है वो शून्य के बराबर हो जाता है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए परम शून्य ताप जो है वो संभव नहीं है। तो अब कहीं कहीं क्वेश्चन आता है आपको कि परम शून्य ताप किसको कहा जाता है, तो -273 डिग्री C को परम शून्य ताप कहा जाता है। अब देखिए, चार्ल्स के नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, लिखा हुआ यहाँ पर चार्ल्स का नियम जो है। चार्ल्स ने क्या कहा था कि परम शून्य ताप पर किसी भी गैस का आयतन जो है शून्य हो जाना चाहिए, किंतु व्यवहारतः जनरली ऐसा होता नहीं है। किंतु व्यवहारतः ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि इस ताप पर पहुंचने के पहले ही गैस द्रव या ठोस में परिणत हो जाती है। परम ताप T को T केल्विन या T केल्विन भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, T के या T केल्विन लिखा जाता है। -273 डिग्री C को हम लोग क्या कहते हैं, 0 केल्विन कहते हैं। ठीक है, कितना कहते हैं, 0 केल्विन कहते हैं। तो 0 डिग्री C में 273 केल्विन, 0 डिग्री C में 273 केल्विन, 5 डिग्री C में 273 प्लस 5, 273 प्लस 5 यानी 278 केल्विन, और 61 डिग्री C में, यानी कि अगर डिग्री C को हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। 0 डिग्री C को अगर केल्विन में बदलेंगे तो किसी भी डिग्री C, कोई भी टेम्परेचर डिग्री C में दिया हुआ है, अगर उसको केल्विन में बदलेंगे तो उसमें 273 हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए, सेंटीग्रेड ताप को परम ताप या केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ दिया जाता है, और परम ताप को सेंटीग्रेड ताप में बदलने के लिए 273 उसमें से घटा लिया जाता है। तो T डिग्री C में अगर है तो उसमें T प्लस 273 केल्विन हो जाएगा, और T अगर केल्विन में है तो T माइनस 273 डिग्री C हो जाएगा। तो डिग्री C से केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं और केल्विन से डिग्री C में लाने के लिए 273 घटाते हैं। अब देखिए, सामान्य ताप एवं दाब क्या होता है। सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ताप एवं दाब तो पता है, लेकिन सामान्य ताप, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है। तो 0 डिग्री C या 273 केल्विन को सामान्य ताप कहते हैं। 0 डिग्री C या 273 केल्विन को क्या कहते हैं, सामान्य ताप कहते हैं। जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है, जब जैसे पारा, देखिए बैरोमीटर कैसा होता है, लंबा सा होता है, इसमें मिलीमीटर दिया रहता है पारे की ऊंचाई। अगर बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई
760 mm के बराबर हो जाए तब उस वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब कहते हैं। समझ में आया आपको? सामान्य ताप किसको कहते हैं? 0 डिग्री सी या 273 केल्विन को सामान्य ताप कहते हैं। लेकिन अगर बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है तो उस वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब कहते हैं। इसे एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। सामान्य वायु दाब क्या कहते हैं? एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। अतः 0 डिग्री सी ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य ताप एवं दाब या संक्षेप में सातादा एनटीपी यानी कि साधारण ताप दाब या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? 0 डिग्री सी टेम्परेचर या 273 केल्विन टेम्परेचर, इसको क्या कहते हैं? सामान्य ताप कहते हैं। और 760 mm जो पारे का दाब है, वायुमंडलीय दाब, जिसमें कि पारे की ऊंचाई 760 mm हो जाए तो उस वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं? सामान्य दाब कहते हैं। और उसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? साधारण ताप दाब भी कहते हैं। अब देखिए, गैसों का विसरण। विसरण मतलब क्या होता है कि विसरण यानी कि फैलना, गैसों का फैलना, गैसों का डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि गैसों को दूर दूर तक फैल जाना। तो घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। ठीक है? विसरण वेग, रेट ऑफ डिफ्यूजन, कोई भी गैस कितना जल्दी से एक दूसरे से घुल मिल जाएगा, कितना जल्दी से फैल जाएगा वो, तो उसी वेग को, उसी रेट को क्या कहते हैं? विसरण वेग। इकाई समय में किसी गैस का जितना आयतन किसी सछिद्र पात्र से होकर विसरित हो जाता है तो गैस के विसरण को उसका वेग कहते हैं। यानी कि कोई गैस कितना जल्दी फैल गया है तो उसी वेग को गैस के विसरण का वेग कहते हैं। अब ये गैस का विसरण जो है उसमें जो ग्राहम, एक साइंटिस्ट का नाम ग्राहम है, उन्होंने गैसों के विसरण का नियम दिया था। क्या नियम क्या कहता है? देखिए, 1883 ईस्वी में ग्राहम ने गैसों के विसरण की गति के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे ग्राहम का गैसीय विसरण नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की सापेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यानी जैसे कोई किसी भी गैस का घनत्व, मान लीजिए एक गैस का घनत्व D1 है और D2 है, दूसरे गैस का घनत्व D2 है, यानी कि डेंसिटी, पहले गैस का डेंसिटी जो है सो D1 है और दूसरे गैस का डेंसिटी D2 है, और उनका जो विसरण का वेग है R1 है और R2 है, क्रमशः D1 का R1 और D2 का R2 है। ठीक है? तो ग्राहम के नियम के अनुसार, ग्राहम का क्या नियम था? ग्राहम का नियम था कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण का सापेक्षिक वेग, ये विसरण का सापेक्षिक वेग R1 है और R2 है दोनों गैस का, उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। घनत्व का वर्गमूल, D1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? D1 का रूट अंडर D1 और D2 का वर्गमूल रूट अंडर D2। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि विपरीत अनुपात में होता है। R1 का मान हो जाएगा R1 व्युत्क्रमानुपाती 1/D1 इसका वर्गमूल का, और R2 व्युत्क्रमानुपाती 1/D2 इसके वर्गमूल का। या अगर हम इसको चिन्ह हटाएंगे तो के कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट हमने लगा दिया, इसका हटाएंगे तो यहाँ भी एक के लगा दिया। ठीक है? तो यहाँ देखिए, अगर हम दोनों को भाग देंगे, इसको भाग देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ हो जाएगा K बट्टा रूट अंडर D1 बट्टा K बट्टा रूट अंडर D2। ये चीज आपको समझ में आया? K से K कट जाएगा, D2 ऊपर जाएगा, D1 नीचे आ जाएगा, यानी कि R1 बट्टा R2 बराबर D2 ऊपर जाएगा और D1 नीचे है, तो D2 बट्टा D1 दोनों पर रूट अंडर है, दोनों पर रूट अंडर। ठीक है? इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ढेर सारे आते हैं। आपको दे देगा कि एक गैस का घनत्व है 64 और दूसरे गैस का घनत्व है कितना? 36। ठीक है? जैसे मान लीजिए D1 आपका, D1 दिया हुआ है 64 और D2 दिया हुआ है 36। ठीक है? तो आपको पूछ लेगा क्या? आपको क्या पूछ लेगा कि दोनों का विसरण का दर कितना है। तो आपको पता है कि D2 बट्टा D1, तो आप D1 बट्टा D2 नहीं करेंगे, D2 बट्टा D1 करेंगे, R1 बट्टा R2 बराबर D2 बट्टा D1 करेंगे, रूट अंडर कर देंगे दोनों का, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, समझ में आ गया आपको? अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन
का घनत्व 1 और ऑक्सीजन घनत्व 16 होता है। हाइड्रोजन घनत्व कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन घनत्व कितना होता है? 16 होता है। यदि उनके विसरण का वेग क्रमशः RH और RO है तो क्या हो जाएगा? RH बट्टा RO क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि R1 बट्टा R2 निकालना है। अगर R1 बट्टा में R2 निकालना है, इस R1 बट्टा R2 निकालना है तो क्या होता है? R1 ऊपर है तो वहाँ ऊपर D2 हो जाता है और R2 नीचे है तो D1 नीचे होता है, दोनों का रूट। यानी कि जो ऊपर है वो नीचे, उसका घनत्व नीचे, और जो नीचे उसका घनत्व ऊपर होता है। तो हमको RH बट्टा RO निकालना है, तो RH ऊपर है तो उसका घनत्व नीचे आ जाएगा। तो H का घनत्व कितना है? 1 है तो नीचे 1। RO नीचे है तो उसका घनत्व ऊपर, तो ऑक्सीजन का कितना? 16 होता है, 16 ऊपर। तो हम निकाल देंगे RH, तो यहाँ पर कर देंगे 4 बट्टा 1। ठीक है, तो RH बराबर, यानी कि RH निकालेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि जो विसरण का दर हाइड्रोजन का होगा वो ऑक्सीजन का 4 गुना के बराबर होगा। यानी कि हाइड्रोजन से 4 गुना विसरण दर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 4 गुना जो हाइड्रोजन का विसरण दर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अर्थात हाइड्रोजन गैस के विसरण का वेग ऑक्सीजन के वेग का, विसरण का वेग का 4 गुना होता है। ठीक है, गैसों का विसरण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो देखिए पहले अब गैसों के विसरण का उपयोग एंसेल के मार्स गैस निर्देशांक में, ठीक है, कहाँ उपयोग करते हैं? एंसेल के मार्स गैस निर्देशांक में गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में। ठीक है, यानी कि जिस गैस का घनत्व कम होगा उसका विसरण जो है सो दर ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसको अलग करने में आसानी से कर सकते हैं। गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में करते हैं, समस्थानिकों को अलग अलग करने में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आंशिक दाब संबंधी डाल्टन का नियम। आंशिक दाब संबंधी डाल्टन ने क्या कहा था? तो इस नियम के अनुसार एक निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। जैसे देखिए, यदि 3 गैस A है, B है और C है, उसका आंशिक दाब क्रमशः PA है, PB है और PC है। तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अनुसार यदि तीनों गैसों एक अन्य भी लीटर के फ्लास्क में एक साथ भर दिया जाए तो कुल दाब क्या हो जाएगा? PA प्लस PB प्लस PC के बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक फ्लास्क ये है, एक फ्लास्क ये, एक फ्लास्क ये है। इसमें गैस A डाला हुआ है, इसमें गैस B डाला हुआ है, इसमें गैस C डाला हुआ है। इसका जो आंशिक दाब है PA है, इसका आंशिक दाब PB है और इसका आंशिक दाब PC है। तो डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि तीनों को अगर एक बड़ा सा फ्लास्क में डाल दे, तीनों गैस को, तो जो इसका दाब होगा, इस मिश्रण का दाब जो होगा वो PA प्लस PB प्लस PC के बराबर हो जाएगा। यही जो कहा था उन्होंने, डाल्टन साहब ने कहा था। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे एवोगाद्रो की परिकल्पना। एवोगाद्रो साहब की जो कल्पना किया हुआ है वो क्या है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन का अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, यदि समान ताप और दाब में गैस का आयतन भी हो और गैस के मोलों की संख्या n हो तो n भी समानुपाती n, यानी कि जितना आयतन बढ़ेगा उतना इसका गैस अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ग्रुप डी के एग्जाम से पहले मैं आपको सारा चीज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।